हमने करना ये है कि जो हमने पढ़ा है ना मिक्स स्टैंडर्ड्स में, हमने उन मिक्स स्टैंडर्ड में जो फॉर्मेट जो स्ट्रक्चर यूज किया उन्हीं को यूज करके इसको हल करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली होता ही है कि आपने पढ़ा होता है, आपने एक फॉर्मेट में उसको रेडी किया होता है, फिर आप पास पेपर करते हैं, फिर पास पेपर में जो फॉर्मेट होता है आप उसी को करने लग जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आई-16 पढ़ाया, मैंने वहां पे एक वर्किंग नोट बनवाया, तो मेरी क्या कोशिश होती है कि जो भी प्रैक्टिस हो, जो भी पास पेपर हो, चाहे लेटेस्ट हो चाहे पुराने हो, मैं उसी फॉर्मेट में करूँ। क्योंकि अगर आपने एक चीज सीख ली है उसी को यूज करें। अब मैंने जो आपको पढ़ाया था मैं उसी को यूज करूंगा इंशाल्लाह, और देखते हैं कि ये मिक्स वाले क्वेश्चन हल होते हैं कि नहीं होते। आई-16 मिक्स क्वेश्चंस, हमारे पास स्टैंडर्ड्स होते हैं आई-16, 36, 20, 40, 23। इन 5 को मिक्स करके वो सवाल दे सकता है। बेसिकली यहाँ पे जो मैंने आई-16 लिखा है, इसके साथ 36 बाय डिफॉल्ट होता है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड तो 2 है ही है। इसके अलावा इसमें 20 और 40 टच हुआ है, किसमें? स्प्रिंग 20 के क्वेश्चन। तो इन 5 में से 4 स्टैंडर्ड इसमें इकट्ठे टेस्ट किए गए। इस क्वेश्चन को देखते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं जी। रिक्वायरमेंट में क्या है? प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सटेक्ट्स बनाने हैं डीएल की स्टेटमेंट की, प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, ये एक ही स्टेटमेंट बन जाएगी हमारी फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2019 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। शो कंपैरेटिव फिगर्स। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 19 के दिखाने हैं, आपने कंपैरेटिव फिगर्स में 2018 भी दिखाना। इसका मतलब हमें दोनों ईयर्स के लिए वर्किंग करनी पड़ेगी कि अगर जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ की डेप्रिसिएशन भी हमें दिखानी। तो हमने कंपैरेटिव फिगर्स के साथ 19 एंड 18 का प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कर लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कर लेते हैं। इन दो के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं विद कंपैरेटिव्स। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू नॉन करंट एसेट्स ऑफ दिस्तगील लिमिटेड, डीएल। डीएल ने परचेज किया है एक स्पेशलाइज्ड व्हीकल फॉर 370 मिलियन ऑन 1 जुलाई 17। ईयर एंड क्या है जी? ईयर एंड है 31 दिसंबर। ओके। द व्हीकल हैव एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years with the residual value of 30 million. Okay. Revalued amount of the vehicle at 31 December 2018 and 19 were determined at 302 and 290 respectively. There was no change in useful life or residual value. Okay. इसका मतलब अगर हम पहली एडजस्टमेंट पढ़े व्हीकल के बारे में है, हमारे पास इसकी कॉस्ट आ गई 370 मिलियन, डेट आ गई 1/7/17, यूजफुल लाइफ आ गई 10 साल, रेजिडुअल वैल्यू आ गई 30। अच्छा जी, फेयर वैल्यू अगर देखें हम 18 के ऊपर कितनी है? 302, और हमारे पास 19 में कितनी है? 290। ये पहली एडजस्टमेंट को पढ़ें तो ये हमारे पास डाटा आया जो हमने लिख लिया। अब अभी तक हमने पहली एडजस्टमेंट पढ़ी, हमें पता चला कि यार ये 16 का आइटम है और 16 में हम एक वर्किंग नोट बनाते थे। स्टार्ट करते हैं उस वर्किंग नोट को। व्हीकल का वर्किंग नोट 1 रुपीज एंड मिलियन, डेट, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू, सरप्लस, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिटेन अर्निंग। तो इसी मेथड से मैं 16 करता हूं, इसी मेथड से हम मिक्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन पे वापस चलते हैं तो देखते हैं 1/1/7 पे मेरे पास कॉस्ट थी 370। 1/1/7 पे कॉस्ट है 370। आगे चलते हैं। आगे इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर देखें तो रीवैल्यूएशन हुई है फेयर वैल्यू 18 के एंड पे 302। इसका मतलब पहले मुझे इस एसेट को 2018 पे ले जाना चाहिए। ओके, इसका मतलब मैं पहले साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 31/12/17 पे। डेप्रिसिएशन 370
हमारे पास लाइफ 10 साल है, रेजिडुअल वैल्यू 30 है। ओके, रेजिडुअल वैल्यू है 30, लाइफ है 10 साल। मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई। अब यहां से लेकर यहां तक टाइम भी है 6 महीने। डेप्रिसिएशन होगी 17 लेस करूंगा, नेट बुक वैल्यू बन जाएगी 353। 17 यहां पे आ जाएगी डेप्रिसिएशन। अब आ जाता हूं 31 दिसंबर 18 पे, क्योंकि 18 की फेयर वैल्यू है। पहले एसेट को 18 पे ले चलते हैं। 370 ओवर 30 माइनस 30 ओवर 10, ये आ गया 34, ये हो गया 51। ये 370 था, 370 कॉस्ट पे आ रहा है, 34 लेस करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 319, 34। अब मैं उस डेट पे आ गया जहां पे उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल है, दैट इज 302। इसका मतलब है 31/12/18 पे रीवैल्यूड अमाउंट या फेयर वैल्यू कितनी है, 302। मैंने इसको यहां पे ला, रीवैल्यूएशन करने के लिए मुझे पहले डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दी। और 302 को मैं जब 319 को 302 पे लाऊंगा तो मुझे 17 का रीवैल्यूएशन लॉस हो, इसका मतलब 17 लेस होगा। ये मेरे पास फिगर बन गई 302। अब रीवैल्यूएशन लॉस है, सरप्लस नहीं है, तो रीवैल्यूएशन लॉस यहाँ पे आ जाएगा, और रीवैल्यूएशन लॉस आपको पता है P&L में भी जा रहा होता है। अब मेरे पास बैलेंसेस बच गए, ये 31 दिसंबर 2018 पे आ गया। आगे अगर देखें क्वेश्चन में तो उसने कहा जी 19 पे 290 फेयर वैल्यू है। चलो जी, अब मैं 31 दिसंबर 19 पे आ जाऊंगा, 31 दिसंबर 2019 पे आ जाऊंगा, यहाँ पे करूंगा डेप्रिसिएशन। अब चूंकि उसने कहा कि लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू चेंज नहीं हुई थी, तो 302 और रेजिडुअल वैल्यू थी 30, मैंने एक साल यहाँ पे डेप्रिशिएट किया, आधा साल यहाँ पे डेप्रिशिएट किया, तो ये हो गया 8.5। और मेरे पास रीवैल्यूएशन लॉस है 17 ओवर रिमेनिंग लाइफ। ये मेरे पास आ गई डेप्रिसिएशन 32 को लेस करूंगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा, 302 और यहाँ पे आ गया 270। सरप्लस कोई नहीं है, इसमें से मेरे पास 2 माइनस हो गया ये वाला 17 ओवर, ये मैंने कैलकुलेशन पर्पस के लिए करना होता है, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। अब मैं 31 दिसंबर 2019 पे आ गया। 31 दिसंबर 2019 फेयर वैल्यू या रीवैल्यूड अमाउंट दैट इज 290। इसका मतलब मुझे इसको यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा, बट रीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि मैंने पहले डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करनी। डेप्रिसिएशन एलिमिनेट की, 270 को 290 पे लाने का मतलब है 20 का सरप्लस होगा, 20 का सरप्लस ऐड कर दूंगा, 290 होगा। अब जब सरप्लस आता है तो पहले लॉस को देखते हैं, लॉस आता है तो पहले सरप्लस को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 15 का लॉस पड़ा हुआ, पहले इसको एडजस्ट करेंगे, बैलेंसिंग आ जाएगा सरप्लस में, ये नील हो गया, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस हो गया 5। 31 दिसंबर 2019 पे हम पहुंच गए जहां पे 290 फेयर वैल्यू और हमारे पास ये सरप्लस, लॉस, डेप्रिसिएशन सारी ट्रीटमेंट्स हो जाती है। ये वर्किंग नोट जो हम I16 में बनाते हैं 100% उसी को यूज किया है, और हम एंड के ऊपर जो हमारा डाटा था 31 दिसंबर 2019 पे 290 फेयर वैल्यू के साथ हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। मिक्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए जो सबसे मेन चीज है वो अदर इंफॉर्मेशन कुछ अवेलेबल होगी, उनको पहले पढ़ना फर्ज होता है। डीएल यूज करते हैं कॉस्ट मॉडल फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्सेप्ट फॉर व्हीकल। व्हीकल के ऊपर हमने ये देखें, हमने रीवैल्यूएशन अप्लाई किया है, ओके, बट उसने कहा है कि एक व्हीकल के अलावा वो कॉस्ट मॉडल यूज करता है, ओके। दूसरा क्या है, डीएल ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेनर ने, सरप्लस आता है तो रिटेनर ने को ट्रांसफर किया जाता है एनुअल बेसिस पे। गवर्नमेंट ग्रांट इज रिकॉर्डेड, ग्रांट मिली है एज डेफर्ड इनकम। अब जहां पे आगे हमारे पास ग्रांट आएगी उसको डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करेंगे,
और इसको हमने हर साल इनकम का पार्ट बनाना है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज कैरिड आउट एट फेयर वैल्यू मॉडल। अब हमारे पास ये बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई, मिक्स में वो बताएगा, इस तरह की इंफॉर्मेशन मिक्स क्वेश्चन में वो लाजमी बताएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास है, ये ऊपर 3 एडजस्टमेंट्स को हल करने के लिए, जिसमें से हमने पहली एडजस्टमेंट में इस वाली चीज को फॉलो कर लिया कि व्हीकल के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल। अब मैं चलता हूं आगे। DL सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन अ रिमोट एरिया एट कॉस्ट ऑफ 280। प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जी। Plant had useful life of 8 years. Plant was purchased on 1st January 2018 and was available for use on 1st April. हमें पता है जब वो अवेलेबल फॉर यूज होते हैं तब हमने उनको डेप्रिशिएट करना स्टार्ट करना होता है। तो मेरे लिए रेलेवेंट डेट 1/4 होगी बजाय 1 जनवरी के। ओके, कॉस्ट आ गई, डेट आ गई, दो चीजें मेरे पास आ गई इस एडजस्टमेंट से। कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड ऑन 1 जून। प्रोडक्शन में जब मर्जी स्टार्ट करूं, अवेलेबल फॉर यूज हो गया है, मैं डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर दूंगा। तो हमारे पास यहाँ पे 3 डेट्स हैं, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जून। यहाँ पे मैंने परचेज किया, यहाँ पे ये अवेलेबल फॉर यूज हुआ, यहाँ पे प्रोडक्शन हुई। डेप्रिसिएशन अवेलेबल फॉर यूज से स्टार्ट कर देते हैं, चाहे आप प्रोडक्शन जब मर्जी करें। ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। ऑन 1 जुलाई 2018 DL रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट। ओके, 120 मिलियन। और ग्रांट के बारे में नीचे इंफॉर्मेशन थी कि इसको डेफर्ड रेवेन्यू के तौर पे ट्रीट करना है टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ द प्लांट। द सैंक्शन लेटर स्टेट्स दैट इफ DL सीजेस टू यूज अ प्लांट इन रिमोट एरिया, कहते हैं कि अगर प्लांट को उन्होंने रिमोट एरिया में इस्तेमाल ना किया 31 दिसंबर 2021 तक, DL would be required to repay, यानी कि 2021 तक अगर वो प्लांट को रिमोट एरिया में नहीं रखते तो उनको पैसे वापस करने पड़े। ओके, यहाँ पे हमारे पास आ गई गवर्नमेंट ग्रांट, कितनी है जी? 120 मिलियन। और ये कब मिली है? 1 जुलाई 18। अब यहाँ पे हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, इसकी यूजफुल लाइफ भी थी जी, यूजफुल लाइफ 8 ईयर्स। रेजिडुअल वैल्यू नहीं गिवन। ओके, हमारे पास अब रेलेवेंट डाटा आ गया। हमने यूज, प्रोडक्शन और परचेज को भी डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग पे। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें। किस डेट? 1/4/18 के ऊपर कॉस्ट कितनी थी? 280। 1/4/18 के ऊपर कॉस्ट कितनी है? 280। ओके, आगे चलते हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट ग्रांट को हमने डेफर्ड रेवेन्यू के तौर पर ट्रीट करना है। तो मैं 31 दिसंबर 2019 तक डिस्क्लोजर्स और एक्सेक्स बनाना है, सॉरी। जैसे मैं यहाँ पे 31 दिसंबर 2019 पे आया, तो इसको मैं ले चलता हूँ 31 दिसंबर 2019 पे। पहले 18 पे जाऊंगा, डेप्रिसिएशन 280 डिवाइडेड बाई 8, लाइफ थी 8। कब आया ये? 1 अप्रैल को। इट मींस 9 मंथ। ये मेरे पास डेप्रिसिएशन होगी 26.25। WDV में लिखना था मैंने इसको 280, 26.25। ये मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस हो गया 253.75, 26.25, 280। डेप्रिसिएशन आ गई, P&L में लिख दूंगा। ये मेरा ईयर 1 हो गया। आगे आ जाता हूं 31 दिसंबर 2019 पे। अगेन डेप्रिसिएशन। अब ये पूरा साल है। डेप्रिसिएशन कितनी होगी जी? क्योंकि ये कॉस्ट मॉडल था, ये रिवैल्यूएशन मॉडल था। अगर फेयर वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल भी होती तब भी हम प्लांट की रिवैल्यूएशन ना करते, क्योंकि उसने अदर इंफॉर्मेशन में बताया था ये कॉस्ट मॉडल पे। सारा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट मॉडल पे सिवाय व्हीकल्स के। ओके, डेप्रिसिएशन मेरी इस साल की आ गई 35। कैरी डाउन कितना हो जाएगा? 41.25। 35, इसका कैरी डाउन कितना आ जाएगा? 218.75 और डेप्रिसिएशन आ जाएगी यहाँ पे 35। ये मेरा प्लांट का वर्किंग नोट भी रेडी हो गया, क्योंकि प्लांट की और कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अब हम आ जाते हैं, हमने पहली 100% कर ली एडजस्टमेंट, दूसरी एडजस्टमेंट कर ली, तीसरी पे आ जाते हैं। A warehouse was given on rent on 1 जनवरी। रेंट पे दे दिया गया। अब हमें थोड़ी थोड़ी फील आ सकती है
कि शायद ये IAS 40 में ना चला गया हो। प्रीवियसली वेयरहाउस वाज इन यूज, ओके, पहले मैं इसको खुद यूज कर रहा था। ओन यूज इसका मतलब होता है ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, ये आ जाती है IAS 16 में। अब इसको हमने रेंट पे दे दिया, इसका मतलब हमने डिसाइड कर लिया इसको अब अपने पास 16 में नहीं रखना, इसको अब हमने रेंट पे दे देना है। इसका मतलब ये चला गया IAS 40। कब गया है लेकिन ये 1 जनवरी 2018 को गया। ओके, 1 जनवरी 2018 को कैरिंग अमाउंट एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द वेयरहाउस वाज 80 एंड 16 इयर्स। 1/1/18 पे कैरिंग अमाउंट कितनी है जी? 80 मिलियन, और यूजफुल लाइफ कितनी है? 16 इयर्स। 1/1/18 पे फॉर फेयर वैल्यू ऑफ द वेयरहाउस ऑन वेरियस डेट। ओके, यहां पे इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी कि फेयर वैल्यू मॉडल पे लाना है। मैंने IAS 40 में आप लोगों को ये बताया था कि जब आप किसी और स्टैंडर्ड से एसेट को किसी और स्टैंडर्ड में लाते हैं तो उस डेट तक, हमारे पास है 1 जनवरी, यहाँ पे उस डेट तक हर चीज ओल्ड स्टैंडर्ड की उस पर अप्लाई कर ले, हर चीज ओल्ड स्टैंडर्ड की अप्लाई कर ले, फिर उसको नए स्टैंडर्ड में लेकर आए। अब 1 जनवरी को अगर हमारे पास कैरिंग अमाउंट है 80 और 1 जनवरी को ही फेयर वैल्यू 104, इसका मतलब पहले हमें IAS 16 इसका कंप्लीट करना पड़ेगा 1 जनवरी पे। पिछले जो हमने एडजस्टमेंट पढ़ी उसमें हमने ग्रांट को अभी नहीं देखा था, पहले ग्रांट को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में अगर देखें तो 1/4 को ये कॉस्ट 280 आई, और मुझे ग्रांट कब मिली थी जी? ग्रांट मिली थी 1 जुलाई को 2018। ओके, जब हमने अपने एसेट को डेप्रिशिएट करना स्टार्ट किया, एग्जैक्टली उसी डेट से मैं गवर्नमेंट ग्रांट को अमोर्टाइज करना स्टार्ट करूंगा। 1/4/18 से मेरे पास ग्रांट की क्या वैल्यू आई? 120। साल के एंड पे अगर जाते हैं, इसको अमोर्टाइज करते हैं, 120 एसेट की यूजफुल लाइफ थी 8 और महीने बनते हैं 12। 11.25 कितना बचा? 108.75। फिर साल के एंड पे आ जाते हैं 31 दिसंबर 2019, इसमें स्टेट अवे हो जाएगा 15, और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया यहाँ पे 93.75। अब हम आते हैं जो हमने 16 में वेयरहाउस रखा हुआ था, किस डेट पे? 1/1/18 पे इसकी जो कैरिंग अमाउंट थी, इसकी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? 80। हमारे पास 80 इसकी कॉस्ट थी, ये आ गई मेरे पास 80 कॉस्ट थी। इसी डेट पे हमारे पास फेयर वैल्यू थी 104। इसका मतलब हमने पहले 16 की अकाउंटिंग खत्म करनी है। 1/1/18 के ऊपर हमारे पास फेयर वैल्यू आ गई 104। इसको मैं यहां पे लाऊंगा तो 24 ऐड करने पड़ेंगे, 24 मैंने ऐड कर दिए, ये 24 आ गया मेरे पास सरप्लस में। अब मैंने 1/1/18 को इसको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू IAS 40। इसका मतलब 104 निकल गया, 104 निकल गया, ये नहीं निकला क्योंकि IAS 40 में मैंने समझाया था कि आपने उसका सरप्लस बैलेंस शीट में रखना है। अब सरप्लस रखना है, सरप्लस के बारे में अदर इंफॉर्मेशन में क्या है कि आप इसको रिटेन अर्निंग में भेजते रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रिवैल्यूएशन सरप्लस को हमने रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना है, इसकी वर्किंग इधर ही कर लेंगे। 24 रिमेनिंग लाइफ कितनी है जी इसकी? रिमेनिंग लाइफ देख लेते हैं, 16 इयर्स। 16 इयर्स है जी इसकी रिमेनिंग लाइफ, 16 इयर्स। ये आ गया मेरे पास 1.5, 22.5, फिर 31 दिसंबर 12 पे 1.5, ये आ गया मेरे पास 21। अब ये सरप्लस को रिटेन अर्निंग में भेजा है तो इसकी एंट्री यहाँ पे भी आ जाएगी और यहाँ पे भी आ जाएगी। अब ये मेरा 16 की वर्किंग जिस साल पे हमने एक्सट्रैक्ट्स बनाने वहां तक हमने डन कर ली। अब यहां से गेम स्टार्ट होती है मेरी IAS 40 की। जिस दिन मैंने इसको ट्रांसफर किया
उस दिन मैं देखूंगा इसकी वर्थ कितनी है। जिस दिन ट्रांसफर किया उस दिन इसकी वर्थ थी 104। पुराने स्टैंडर्ड की आखिरी अकाउंटेंट फॉर इंफॉर्मेशन उसकी जो वैल्यू है एक 18 पे जो मेरी आईएस 40 में वेयर हाउस की कॉस्ट बनेगी वो बनेगी 104। अब 40 में आगे हमारे पास फेयर वैल्यूज कितनी है देख लेते हैं। 18 के एंड पे 96 है, 19 के एंड पे 15 है, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल है, डेप्रिसिएशन तो होनी नहीं। तो 31 दिसंबर 18 के ऊपर आ जाते हैं। अगर हम यहाँ पे मेरे पास फेयर वैल्यू है इसकी 96, इसका मतलब मैं इसको यहाँ पे लेकर आऊंगा तो फेयर वैल्यू का लॉस हुआ, 8 का लॉस हुआ, 8 P&L में चला जाएगा, 96 ये हो गई 31 दिसंबर 98 पे, 31 दिसंबर 18 पे सॉरी फेयर वैल्यू, और ये फेयर वैल्यू गेन या लॉस आ गई। फिर चलते हैं 31 दिसंबर 19 पे फेयर वैल्यू कितनी थी जी? फेयर वैल्यू हमारे पास 115, पहले हमारे पास 96 फिर 115, ओके 115। अब मैंने 96 को 115 पे लेकर जाना है, इसका मतलब मुझे 19 से गेन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू गेन या लॉस, और यहाँ पे आ जाएगा 19। अब इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ और इसको विदाउट ब्रैकेट कर देता हूँ। तो मैंने 31 दिसंबर 2019 पे इस वर्किंग को भी लेकर आ गया जो मैंने जिस डेट पे मैंने एक्सट्रैक्ट बनाने। अब अगर हम देखें सवाल में तो यहां तक हमने सारा डन कर लिया, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन थी, इसकी बेस पे हमने ऊपर वाली एडजस्टमेंट्स की हैं। अब जो मैंने वर्किंग नोट बनाए हैं उनको यूटिलाइज करके एक्सट्रैक्ट्स में से एक्सट्रैक्ट में इंफॉर्मेशन हम पंच करने लगेंगे। देखें अगर मैं वेयर हाउस को उसी में चलाता रहता फिर तो ये कॉस्ट मॉडल, बट जब मैं इसको नए स्टैंडर्ड में लेकर जाने लगा हूं तो उस दिन इसकी एक्चुअल वैल्यू 80 नहीं है, इसकी एक्चुअल वैल्यू 104 है मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो स्टैंडर्ड ट्रांसफर है, एक्सेप्शन कह लें इसको। आप इसको पुराने स्टैंडर्ड से नए स्टैंडर्ड में ले जाने लगे। पुराने स्टैंडर्ड की कॉस्ट 180 नहीं है, उस दिन जब मैं ट्रांसफर करूं तो 104 है, तो नए स्टैंडर्ड में उसकी वैल्यू 104 होनी चाहिए, इसलिए रीवैल्यू किया। अब हमने जो वर्किंग कर ली है, वर्किंग 1, वर्किंग 2, इसको यूज करते हुए हम बनाएंगे एक्सट्रैक्ट्स। चलें जी एक्सट्रैक्ट्स पे आते हैं। हमने लिखा कंपनी का नाम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट, कंपनी का नाम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड, और बैलेंस शीट के लिए ये हेड ना भी लिखें तो बाद में लिख सकते हैं, ओके। हमने हेडिंग बना दी, रुपीज एंड मिलियन है, 2 साल है, ये पूरा स्ट्रक्चर हमने बना दिया। अब देखते हैं 1 by 1 पहले वर्किंग नोट में हमारे पास क्या है। बैलेंस शीट के लिए पहले वर्किंग नोट में हमारे पास अगर हम 18 और 19, ये 19 है, इसका मतलब 2019 के ऊपर जो व्हीकल है उसकी वैल्यू है 290, और ये 31 दिसंबर 2018 है, यहाँ पे है 302। इसका मतलब पहले सबसे पहले व्हीकल को ले जाते हैं नॉन करंट एसेट्स में, व्हीकल्स 290 302। अच्छा जी अब देखते हैं व्हीकल में कोई और चीज है, डेप्रिसिएशन है, ओके, रीवैल्यूएशन लॉस है, ओके। 18 और 19 में डेप्रिसिएशन है, रीवैल्यूएशन लॉस है, बिल्कुल ठीक हो गया। चलें पहले 18 से शुरू करते हैं। 31 दिसंबर 2017 यहां से लेकर यहां तक देखते हैं P&L में क्या क्या जा रहा है। ये मैं नहीं, ये तो ऊपर चला गया ना, यहां से ये मेरे पास 18 है। सबसे पहले 18 में अगर मैं देखूं 17 मेरे पास रीवैल्यूएशन लॉस, रीवैल्यूएशन लॉस 18 में आ गया 17, ओके। आगे देखते हैं इस वर्किंग नोट में और क्या है। इस साल में और कुछ नहीं है, नहीं 18 की ये डेप्रिसिएशन है, यस ये सही लाइन लगा रहा था जी, ये रीवैल्यूएशन ये हटा देते हैं, बिल्कुल ठीक है। 34 हमारे पास डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आ गई 34, ओके। वर्किंग 1 में 2018 में कुछ नहीं है,
अब आते हैं 2019 में। 19 में हमारे पास ये लॉस का रिवर्सल हुआ 15 से, ये जो रिवैल्यूएशन लॉस था 17 यहाँ पे आके ये रिवर्स हुआ 15 से, ओके। और यहाँ पे हमारे पास इस साल में ये हो गया 5 साल का रिवैल्यूएशन सरप्लस है, ओसीआई रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना है जी, ये 5। और क्या है जी वर्किंग 1 में, ये रिवर्स ये हो गया। और हमारे पास डेप्रिसिएशन ये वाली 32 जो यहाँ पे आनी चाहिए थी हमने नहीं लिखी, 32 डेप्रिसिएशन 32 ये 19 की 32 डेप्रिसिएशन। तो ये वर्किंग 1 में से जो चीजें एक्सटेक्स में से जानी थी वो हमने निकाल ली। वर्किंग 2 में आते हैं, प्लांट में 2018 में डेप्रिसिएशन है 26.25 2018 में। 19 में क्या है जी, 19 में भी सिर्फ एक डेप्रिसिएशन है 35 और इसका क्लोजिंग बैलेंस 19 का है 218 और 253, 218.75 19 का, ये है प्लांट 218.75 और हमारे पास 108.75 था 18 में। अब ये बैलेंसेस लिखने के दो तरीके हैं। अगर आप कॉस्ट लिखते हैं, कॉस्ट लिख सकते हैं, फिर आपको नीचे अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा, एक ये बैलेंस एक ये बैलेंस, एक ये बैलेंस एक ये बैलेंस, या आप डायरेक्ट डब्ल्यूडीवी का लिखिए, दोनों इफेक्टिव, दोनों ही करेक्ट है। कॉस्ट से उसके क्लोजिंग बैलेंस उठाएं, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन से उसके क्लोजिंग उठाएं, एट द एंड यही डब्ल्यूडीवीज बनेंगे। तो मैंने डब्ल्यूडीवीज उठा ली, ओके। मैंने प्लांट की वर्किंग में से भी जो चीजें एक्सटेक्ट में जाने थी वो ले गया। अब मैं आता हूं वर्किंग 2 में। वर्किंग 2 में 2018 120 गवर्नमेंट ग्रांट यानी कि डेफर्ड रेवेन्यू 2018 के एंड पे बैलेंस शीट में इतनी बच गई, ओके। डेफर्ड रेवेन्यू किस चीज का जी, ये 2001 मिनट, ये डेफर्ड रेवेन्यू किसका है, एसेट देख लेते हैं, फिगर्स लिख लेते हैं पहले। हमारे पास 2019 के एंड पे है 93.75 और हमारे पास 108.75 यहां से, ये 19 के एंड पे, ये 20 के एंड पे। अच्छा, अब साल के दरमियान में ये चीज इनकम स्टेटमेंट में गई और ये इनकम स्टेटमेंट में। 18 में 11.25 ग्रांट इनकम 11.25 आ गई मेरे पास 18 में और 15 आ गई 19 में। वर्किंग 2 से भी जो चीज इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में जानी थी वो ले गए। वर्किंग 3 से वर्किंग 3 डन होगी, वर्किंग 4 में आ गए। 31 दिसंबर 2018 एक पे 18 के स्टार्ट में ये ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब ये चला जाएगा इस 40 में, ये तो खत्म हो गया, सरप्लस आ गया। साल के 31 के एंड पे है 22.5 रिवैल्यूएशन सरप्लस, 22.5 और 19 के एंड पे 21, 22.5 और 21। अब ये सरप्लस चला गया हमारे पास, अगर आप देखो तो 21, ये हमने क्लोजिंग बैलेंसेस लिख लिए बैलेंस शीट में 22.5 और 21। 2019 में इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास कितना सरप्लस आया था, 24, ओके हो गया। ये हमारे पास 2018 में आया था बेसिकली, सॉरी ये वाला 18 के स्टार्ट में, 1 जनवरी पे 18 के स्टार्ट में ये आया था। जैसे हमारे पास पहले वर्किंग में ये 5 आया था, बिल्कुल ठीक हो गया, ये जरा मिक्स हो रहा था, ये मैं यहाँ पे ले आया 24। वर्किंग 2 में यहां से मैंने सरप्लस उठा लिया
और ये तो मेरा आ गया 40 में, तो आ जाता मैं 40 में। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरे पास बन गई। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का 18 के एंड पे कितना बैलेंस है? 96 और 19 के एंड पे 115। 96 और 115, ये मेरे पास आ गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। वर्किंग टू में हमारे पास फेयर वैल्यू लॉस था पहले साल और फेयर वैल्यू गेन था दूसरे साल। ये एक चीज रह गई, फेयर वैल्यू गेन या लॉस पहले साल। यहाँ पे हम एक्सपेंसेस को विदाउट ब्रैकेट लिख रहे हैं, तो इनकम को ब्रैकेट के साथ लिखेंगे और एक्सपेंसेस को विदाउट ब्रैकेट। ओके, 19/8 आ गया, परफेक्ट हो गया। हमने हर फिगर को एक्सट्रैक्ट्स में से कॉल कर लिया, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन डन हो जाता है। 17 का लॉस रिकॉर्ड किया था तो ये एक्सपेंस हुआ था, इसको हम इनकम स्टेटमेंट में ले गए। फिर जब ये रिवर्स हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ तो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस किया, रिवर्स हुआ तो ये वाली फिगर इनकम में चली जाएगी। ये ऐसे ये डेप्रिसिएशन हमारे लिए स्टेट फिगर्स हैं, जिस साल में जो डेप्रिसिएशन है वो उठा ली। ये ग्रांट इनकम, ग्रांट इनकम कहां से उठाई? जो ये मेरे पास इस साल की डेफर्ड रेवेन्यू में से निकल के इनकम में गई और 19 की डेफर्ड रेवेन्यू से निकल के इनकम में गई। फेयर वैल्यू गेन ये हमने उठा लिया यहां से, यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे गेन है, ये हम यहाँ पे ले आए। सरप्लस 5 और 24 हमारे पास 24 इस साल में आया था और 5 वर्किंग वन में जो 15 को रिवर्स करने के बाद ये 5 बचा था, तो ये सरप्लस आ गया। इनकम स्टेटमेंट की मैंने सारी दोबारा रिवाइज कर दी। बैलेंस शीट की मैंने दोबारा बता दूं कि आप डायरेक्ट कॉस्ट भी उठा के लिख सकते हैं ये वाले कॉलम की एक्सट्रैक्ट्स में, फिर आपको नीचे अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन लिखनी पड़ेगी, यानी कि ये क्लोजिंग, यहाँ पे डेप्रिसिएशन 0 है, 290 माइनस 0 तो ये 290 हो गया। या आप स्टेट WDV से उठा लें, यहाँ पे 302 उठाए और साथ अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन ये आप नेट कर लें। मतलब अगर आप कॉस्ट लिखते हैं इस नोट से, ये कॉस्ट का कॉलम है, तो आपको अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग भी लिखना पड़ेगा। 18 पे आते हैं, ये मेरे पास 302 क्लोजिंग था कॉस्ट का और क्लोजिंग डेप्रिसिएशन नहीं है, इसका मतलब दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 302, ये इस डायरेक्ट 302 उठा लें। तो एसेट्स को ऐसे आप लेकर आते हैं एक्सट्रैक्ट्स में। एक चीज याद रखिएगा, ये जो आखिरी साल की डेट होती है इसके क्लोजिंग बैलेंसेस ये बैलेंस शीट के लिए होते हैं। दरमियान में जो डाटा है, जैसे 17 दरमियान में आया, जैसे 15 दरमियान में आया, जैसे 5 दरमियान में आया, जैसे 26/5 दरमियान में आया, ये इनकम स्टेटमेंट क्लोजिंग बैलेंसेस, चाहे वो सरप्लस हो, चाहे वो एसेट हो, चाहे वो अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्लोजिंग बैलेंसेस आपके बैलेंस शीट में जाएंगे और क्लोजिंग से ऊपर जो फॉर द ईयर, इसलिए मैंने दरमियान में से ये उठाया, ये उठाया, ये उठाया, ये उठाया, ये उठाया, ये उठाया, ये दरमियान में क्लोजिंग, तो ये लाइन है ना, क्लोजिंग बैलेंसेस आपके बैलेंस शीट में जाएंगे, दरमियान वाली फिगर्स आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाएंगी। ऐसे ही मैंने वर्किंग नोट बनाने सिखाए थे, ये एसेट्स का, फिर ये एसेट्स का, ये गवर्नमेंट ग्रांट, ये हमने ऐसे किया था, फेयर वैल्यू का हमने यही मैकेनिज्म बनाया था। ये मेरे पास एक्सट्रैक्ट्स आ गए, कुछ भी हमने कॉपी नहीं किया सोल्यूशन से, सारा खुद किया है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जिस मैकेनिज्म को आपने समझा हुआ है उसी मैकेनिज्म को आप जब फॉलो करते हैं फिर आपके क्वेश्चन आसान हो जाते हैं।